Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss Notes from Underground from by Dostoevsky. So firstly we'll start with the introduction. ये जो नोट्स हैं, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, ये दोस्तोवस्की ने लिखा है और कंट्री जो है रशियन एम्पायर थी। लैंग्वेज जो है रशियन है, इसे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में बाद में ट्रांसलेट किया गया और यानर जो है फिलोसॉफिकल फिक्शन है और इसकी साइटिंग जो है सेंट पीटरबर्ग्स और पब्लिशर जो हैं इपोक और पब्लिकेशन डेट जनवरी अप्रैल 1864। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द टाइटल सिग्निफिकेंस। अब जो इसकी दो सिग्निफिकेंस है, मेटाफोरिकल और फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। मेटाफोरिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस से क्या मतलब है कि ये जो अंडरग्राउंड स्पेसिस थे सेंट पीटरबर्ग्स में, इसको बताया गया लिटरल स्पेसिस को। यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सोल्यूशन आइसोलेशन और डिटैचमेंट जो है इस अंडरग्राउंड की सेटिंग की, वो डिटैचमेंट शो कर रही है सोसाइटी से। अब जो फिजिकल सेटिंग है वो ये बता रही है कि जो विड्रॉल है सोसाइटी के साथ और उसका जो एलिनेशन है और उसकी एग्जिस्टेंस है वाइट सोसाइटी में, जो एलिनेशन है उसको बताया जा रहा है। यानी कि वो बहुत सेंट पीटरबर्ग जो है अंडरग्राउंड स्पेसिस, उसमें वो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अलग है, जिसकी वजह से वो एलिनेशन फील करता है, आइसोलेशन फील करता है और सोसाइटिकल नॉर्म से वो अपने आप को बहुत डिटैच महसूस करता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से यहाँ क्या मुराद है, अंडरग्राउंड मैन जो है वो अंडरग्राउंड को अपनी जो माइंड की जो डेप्थ्स हैं उनको समझता है, मतलब उनको कंसिडर करता है। और वो ये एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर और बिटरमेंट के जो रिएक्शन है और रिजेक्शन है सोसाइटिकल वैल्यूज की, उसको बताने की कोशिश करता है। अब नोट्स से क्या मुराद है, नोट्स जो होते हैं वो फ्रेगमेंट्स होते हैं, डिसजॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं, सीरीज ऑफ डिसजॉइंटेड डिस्कनेक्टेड थॉट्स, उनको बताया जाता है, उनको कहा जाता है नोट्स। इसलिए इस नावल का टाइटल है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। सो नेक्स्ट इज द समरी और ओवरव्यू। इस नावल के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रेमलिंग है और या लेंथ है टॉर्चर्स और इंटेलेक्चुअल पार्ट की। लेकिन और इस जो ये फर्स्ट पार्ट है उसमें ये राइटर ने जो फर्स्ट पार्ट है वो अपने म्यूजियम के लिए लिखा था। अब वो ये बताता है पहले पार्ट में कि वो किसी भी ऑडियंस के लिए नहीं लिख रहा, बल्कि सिर्फ अपने आप को अम्यूज़ करने के लिए। ये एक मोनोलॉग की तरह भी महसूस किया जाता है। अब जो हमें ये पहले पार्ट में ये दिखाई देता है कि वो एक आंसर कर रहा है किसी इनविजिबल इंटेरोगेटर को। अब जो है फर्स्ट जो पार्ट है वो डिसऑर्गेनाइज, पावरफुल, पैशनेट, कॉन्ट्राडिक्टरी, सेल्फ डेप्रिकेटिंग जो है वो हमें दिखाई देता है राइटिंग। और वो ये अगेंस्ट हैं साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म और लॉज ऑफ नेचर के। अब हमें ये पता चलता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और एक अपीयर होते हैं ट्रबल साइकी। और ये इस इन जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो उनकी डाइवर्स इंटरप्रिटेशन है। सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद द समरी ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब ये जो है वो सेंट पीटरबर्ग्स में लिखा गया था और अंडरग्राउंड मैन जो है वो मिडिल एज मैन है जो कि 20 ईयर्स तक एग्जाइल में रहा है और वो एक सिक मैन है और वो इस पे अपनी सिकनेस पे बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करता है। और वो ना जो डॉक्टर के पास जाने पे भी से मना कर देता है स्पाइट की वजह से। अब जो अंडरग्राउंड मैन है वो डिवाइड कर देता है ह्यूमैनिटी को दो ग्रुप्स में। एक जो वो बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं और कॉन्शियस होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं, यानी कि वो कोई काम नहीं करते, कॉन्शियस होते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते। और एक वो होते हैं जो वो फ्री होते हैं थॉट से, यानी कि वो कुछ सोचते नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन करते हैं, मैन ऑफ एक्शन और कॉन्शियस मैन अंडरग्राउंड मैन जो है। अब वो ये कहता है कि जो अंडरग्राउंड मैन है वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस की वजह से बहुत ज़्यादा पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोई एक्शन ही नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। अब वो जो है वो कहता है कि वो जो है दोनों हैं बहुत ज़्यादा अशेम्ड है अपने एक्शन की वजह से और प्राउड ऑफ हिज सुपीरियर्स इंटेलेक्ट। अब वो जो है वो अपनी जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जो साइकिल है उसको कंटिन्यू करता है और वो ये कहता है कि जो एज है रैशनलिज्म की और साइंटिफिक ब्रेक की, अंडरग्राउंड मैन जो है वो उसे इन जो आइडियाज़ हैं उनको रिजेक्ट करता हुआ दिखाई देता है कि ये जो है मैन जो होता है वो आइडियाज रैशनलिज्म क्या कहते हैं कि मैन जो है वो किस अपने लिए कभी भी कोई सफरिंग का या कोई जो पेनफुल जो है थिंग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि वो हर चीज़ वो करते हैं जो कि उनके लिए एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड मैन क्या कहता है कि जो बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि मैन जो है उसके अंदर सीक्रेट डिज़ायर होती है इरेशनल और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव के लिए। अब वो बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं जिससे वो इरेशनल चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। अब हमें ये पता चलता है कि अंडरग्राउंड मैन जो है वो जो बताता है कि पोलाइट सोसाइटी जो कि ऑब्सेस्ड है लॉजिक की और रैशनैलिटी के लिए। अब
वो उसमें ये कहता है कि उस सोसाइटी में जहाँ पे रैशनैलिटी और लॉजिक के लिए लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, उसमें वो एक इर्रेशनल ना फ्रीडम या एक्ट जो इर्रेशनल हो उसको उसकी फ्रीडम चाहता है। अब वो ये कहता है कि जो सारी थियरीज़ हैं और सारे थॉट्स हैं उसने बताए हैं, लेकिन अंडरग्राउंड मैन जो है वो कोई एक्शन नहीं करता। मतलब कोई भी एक्शन नहीं करता, वो इनएक्शन है, वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग है, सेल्फ फ्लेटरिंग है। यानी कि वो एक टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है और दूसरे टाइम पे वो अपने आप को सेल्फ लोस करता है। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो उसे क्या कहते हैं, अपने आप को कहता है कि वो इन्फीरियर है, और लेकिन एक टाइम पे वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट इज़ अ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड का, वो एक ट्रेडिशनल और लिटरेरी अकाउंट्स जो है इवेंट्स के, उनको डिस्क्राइब करता है। यानी कि जो ट्रेडिशनल लिटरेरी इवेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया गया है। अब जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है कि हमें ये पता चलता है कि जो अंडरग्राउंड मैन है कि कैसे वो अंडरग्राउंड मैन बना। अब अंडरग्राउंड मैन की जो पेनफुल मेमोरी थी 20 ईयर्स अगो की, उसको बताया जाता है कि वो एक वर्किंग मैन था, मिडिल लेवल का ब्यूरोक्रेट था सिविल सर्विस में। अब उसने एंटी सोशल जो उसकी टेंडेंसी थी उसको यूज़ किया था, और वो जो उस अपने दोस्तों के साथ भी उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, और वो हर एक बंदे को हेट करता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया था, और उसकी जो कंपेनियनशिप थी लोगों के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने में सर्व करता था। अब हमें ये पता चलता है कि वो जो है एक बार में एक आदमी को फाइटिंग करता हुआ देखता है, और जो एक ऑफिसर होता है वो उसको बार से बाहर फेंक देता है। अंडरग्राउंड मैन चाहता होता है कि वो जो ऑफिसर है वो भी अंडरग्राउंड मैन को इसी तरह फाइट के दौरान बाहर फेंक दे। अब वो एक तरह से टेंशन हासिल करना चाहता होता है, और वो स्केड्यूल बनाता है कि वो जब भी आर्मी जो ऑफिसर होता है उसके सामने आ जाता होता है, वो जब चल कर रहा होता है, तो आर्मी ऑफिसर जो है अ, अ, वो अंडरग्राउंड मैन जो होता है वो आर्मी ऑफिसर के सामने से हट जाता होता है, और आर्मी ऑफिसर जो है वो गुज़र जाता होता है। आर्मी ऑफिसर उसका कोई नोटिस नहीं लेता। अब जो अंडरग्राउंड मैन होता है वो चाहता होता है कि वो उस ऑफिसर जो है उससे अपोलॉजी करे कि वो उसे कोई अटेंशन नहीं दे रहा। अब वो उसे एक ऑफिसर को एक लेटर भी लिखता है, लेकिन वो उसे सबमिट नहीं कराता। अब उसी होप में कि वो शायद उसे क्या कहते ऑफिसर उसे कोई कि शायद ऑफ़िसर जो है वो उसे इक्वल स्टेटस का समझे, वो एक एक्सपेंसिव कोट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी से बाय कर लेता है, और वो जो अमाउंट होती है वो एक तरह से डेट होती है। अब जो ऑफ़िसर है लेकिन उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। आगे हमें ये पता चलता है कि अंडरग्राउंड मैन जो है वो अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिलने जाता है, समनोव। जहाँ पे वो समनोव जो होता है वो अपने 2 क्लासमेट के साथ बैठा होता है, और वो एक ज़बरकोफ जो होता है, एक पॉपुलर बॉय जो स्कूल में होता है, उसको पार्टी देने के बारे में सोच रहे होते हैं। अंडरग्राउंड मैन जो है तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो ज़बरकोफ को पार्टी दे रहे हैं, तो वो एक अनइन्वाइटेड मैन की तरह उसमें शामिल हो जाता है, और वो कहता है कि वो भी पार्टी में आना चाहेगा। अब वो सारे जो समनोव और उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, और उसके साथ अंडरग्राउंड के साथ रूडली बिहेव करते हैं। और जो अंडरग्राउंड मैन होता है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है डिनर के टाइम पे, और जब वो चाहता होता है कि जो ज़बरकोफ़ है उससे माफ़ी माँगे, क्योंकि उसने उसे अच्छा फ़ील नहीं कराया, इंसल्ट की उसकी। अब जो अंडरग्राउंड मैन होता है बाद में उसके अंडरग्राउंड मैन होता है वहाँ पे जो पार्टी के दरमियान बहुत चाइल्डिश बिहेव करता है, और वो जो फ्रेंड्स होते हैं उसको वो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, और जब वो सारे मैन वहाँ से चले जाते हैं पार्टी से, तो अंडरग्राउंड मैन जो होता है वो ब्रोथल पे चला जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और वहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है लीज़ा। लीज़ा जो है जो अंडरग्राउंड मैन होता है उसके ऊपर उस लीज़ा को बहुत ज़्यादा लेक्चर देता है, और उसको बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करता है। जो चीज़ लीज़ा जो होती है वो उसकी बातों से इम्प्रेस होती है, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। अंडरग्राउंड मैन जो होता है वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, और उसे कहता है कि वो उसको अपना ड्रेस देता है। अगले बहुत ज़्यादा दिन जो है अंडरग्राउंड मैन उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता है कि लीज़ा आएगी और उसे शो करेगी अपने आप को। लेकिन लीज़ा नहीं आती, जिसकी वज़ह से अंडरग्राउंड मैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। एक दिन वो बैठा होता है तो लीज़ा उसके अपार्टमेंट में आ जाती है, और अंडरग्राउंड मैन जो होता है उसके ऊपर शाउट करना शुरू हो जाता है। और वो ये बताता है कि अंडरग्राउंड मैन क्योंकि वो एक इम्पैशनेट स्पीच थी जो उसने दी थी, और वो यहाँ पे क्यों आई है, और उसको स्कोल्ड करता है, और वो कहता है कि वो लीज़ा की बिल्कुल केयर नहीं करता, बस पीटी कर रहा होता है उसके ऊपर। अंडरग्राउंड मैन उसके फिर इसके बाद जो अंडरग्राउंड मैन होता है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, और लीज़ा जो होती है वो उसे कंसोल करती है, और लेकिन अंडरग्राउंड मैन जो होता है वो बहुत शेम फील करता है, और वो लीज़ा को जो है कुछ मनी दे देता है।
अब इसी शेम में जो अंडरग्राउंड मैन होता है वो अपने जो नोट्स होते हैं वो कंक्लूड करता है और वो कहता है कि इससे कोई भी मॉरल और लिटरेरी बेनिफिट की ज़रूरत नहीं है और वो सारे जो लिटरेरी बेनिफिट्स हैं उनकी वो यूज़लेस हैं। अब वो ये बताता है कि जो मैन जो होते हैं जो बिलीव करते हैं कि अंडरग्राउंड में जाना चाहिए तो वो आएँ और मिलें उससे। और दोस्तोयेव्स्की अपने फुटनोट में ये भी लिखता है कि अंडरग्राउंड मैन जो होता है वो कंटिन्यूअसली लिखता रहता है ये नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड बट ये जो जहाँ पे उसने ख़त्म किया है ये बेस्ट प्लेस है उसे ख़त्म करने की। यहाँ पे समरी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आर द थीम्स ऑफ अंडरग्राउंड नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। फर्स्ट इज़ आइसोलेशन एंड एलियनेशन। जो अंडरग्राउंड मैन है वो अ, 20 साल तक अंडरग्राउंड में रहा था और वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फ़ील करता है। अपनी राइटिंग के दौरान वो ये लिखता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट होता है बाकी लोगों के साथ और वो एक ऑर्फन जो होता है वो ऑर्फन होता है जिसकी वज़ह से उसका कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन सका अर्ली एज में। अब इसी आइसोलेशन की तरह वो वर्क में भी और स्कूल में भी जो है वो आइसोलेशन फ़ील करता है, लेकिन वो एक एजुकेटेड मैन होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो किसी किस्म की जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड नहीं कर पाता। अब इसी प्रोलॉन्ग लोनेनेस की वज़ह से सोसाइटी में और लोगों के साथ वो एलियनेशन बन जाती है। अब उसके अंदर जो एक डीप डिज़ायर होती है कनेक्शन की, जो कि बाकी जो सारे लोग होते हैं वो उसे स्टूपिड समझते होते हैं और वो उसी साइकिल में ट्रैप होता जाता है कि वो एक तरह से हमें पहले पार्ट में ये दिखाई देता है कि वो अपने आप को ब्लेम भी कर रहा होता है और सोसाइटी से उसकी एलियनेशन भी होती है। अब उसने एक तरह से अपने आप को सेल्फ एक्साइल में कर लिया होता है। 20 इयर्स तक वो अंडरग्राउंड में रहता है, वहाँ पे कोई काम नहीं करता और बस लिखता है वो, क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं था। और वो ये बिलीव करता है कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो उसके हर मूव को देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं और जज कर रहे हैं। अब बहुत सारे पॉइंट्स पे हम ये देखते हैं कि वो देखता है कि जो बाकी लोग हैं, जो उसे देख रहे हैं, वो उसे एक इंसेक्ट के तौर पे देख रहे हैं और वो अपने आप को भी माउस से भी बिलो का तर समझता है और वो अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा लो कर लेता है। नेक्स्ट इज़ थॉट एंड एक्शन। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में हमें ये पता चलता है कि जो अंडरग्राउंड मैन है वो अपने आप से बहुत ज़्यादा बातें करता रहता है और हर वक्त सोचता रहता है। अपना टाइम सिर्फ सोचने और बातें करने में दिखाई देता है, लेकिन वो कोई काम नहीं करता और कोई भी एक्शन जो है स्टोरी में हैपन नहीं होता, सिर्फ वो बातें करता है और सोचता है। अब इससे हमें पता चलता है कि जो अंडरग्राउंड मैन है वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है और वो थिंक करता है सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो उसे कोई भी काम करने से रोकती है। वो ये कहता है कि जो इंटेलिजेंट मैन होते हैं, जो असल में इंटेलिजेंट मैन होते हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो एक तरह से बैठ जाते हैं और अपने आर्म्स को फ़ोल्ड करके, और जो वो अपने आप को कंट्रास्ट बताता है कि जो ओवर कॉन्शियस मैन होते हैं, जो ओवर कॉन्शियस, और उन्हें पता होता है कि अगर वो कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ भी मीनिंग नहीं फाइंड कर सकेंगे। और वो ये कहता है कि जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मीनिंगफुल एक्शन होते हैं वो उसको देख सकता है। इस वजह से वो आर्म फ़ोल्ड करके बैठ जाता है और वो ये कंट्रास्ट बताता है मैन ऑफ एक्शन से और उसकी स्टुपिडिटी से। और वो ये कहते हैं, आई रिपीट all spontaneous men and men of action are so active precisely because they are stupid and limited। और वो ये कहता है कि जो मैन ऑफ एक्शन है वो जो एक्ट करते हैं वो ये रियलाइज नहीं करते कि वो जो हैं मीनिंगलेस हैं, उनके जो सारे एक्शन है मीनिंगलेस हैं, इसलिए वो सिर्फ सोचता है और सिर्फ बातें करता है, लेकिन कोई काम नहीं करता। अब वो अंडरग्राउंड मैन जो है वो डे ड्रीमिंग करता है और चीज़ें करने की, लाइक कि किसी को अगर वो किसी को स्लैप करना चाहे क्योंकि रिवेंज के तौर पे, तो वो कर सके, लेकिन वो इस काम को करता नहीं है, सिर्फ सोचता है। इससे हमें पता चलता है कि उसका जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और लेकिन वो कोई एक्शन नहीं के करता। अब हमें नोवेला में ये भी टफ क्वेश्चन जो हैं रेज़िस होते हैं कि जो क्या स्मार्ट मैन होता है कि वो सोसाइटी में अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है, और ये भी कि अगर कोई इंटेलिजेंट हो और वो क्या जो लेस इंटेलिजेंट होते हैं और काम मैन ऑफ एक्शन होते हैं, क्या वो बेहतर नहीं होते? जैसे कि अंडरग्राउंड मैन हमें पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट होता है लेकिन कोई काम नहीं करता। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन नेचर। हमें ये भी पता चलता है कि नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड से कि वो एक हैप्पी और लाइकेबल मैन नहीं था। वो अपने आप को एक नेगेटिव वे के तौर पे पोर्ट्रे करता है कि वो लोगों को पसंद भी नहीं करता और ज़्यादा लोथ करता है और लोगों के साथ हेट करता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये पता चलता है कि लोग जो हैं उसे स्मार्ट समझते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर को पसंद नहीं करते। अब ये वो कहता है कि जो ह्यूमन जो नेचर होती है वो रैशनल होती है,
और जो ऑलवेज़ जो होती है वो वांट फॉर गुड। यानी कि वो इस जो आइडिया है कि जो रैशनलिस्ट फिलोसोफर कहते थे कि ह्यूमन जो नेचर है वो हमेशा एडवेंटिशियस एक्शंस को फॉलो करते हैं और जो उनका एडवेंटिशियस कॉन्सिक्वेंसेस है उसको फॉलो करती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो सारे फिलोसोफर्स हैं और जो यूटिलिटेरियन फिलोसफीज़ हैं वो रॉन्ग है। क्योंकि अगर बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसमें लोग जो हैं अपना जो अनएडवेंटेजियस या मोर देन एडवेंटेजियस रिएक्शन था उसको फॉलो करते हैं। अब वो ये कहते हैं कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग थे जो क्रूअल थे और वायलेंट थे। अब वो ह्यूमन नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि ह्यूमन नेचर जो है सिर्फ रैशनली बिहेव नहीं करती बल्कि इरेशनली भी बिहेव करती है। सो जो आइडियाज़ हैं, जो बिलीव्स हैं उनके रैशनलिस्ट फिलोसफर के, यूटिलिटेरियन फिलोसफर्स के, वो रॉन्ग है। नेक्स्ट हमें नाइलिज्म का कॉन्सेप्ट भी मिलता है कि निश्चय जो है वो अपने विल टू पावर में ये लिखता है कि जो एडवेंट है नाइलिज्म की वो क्यों नेसेसरी है। अब नाइलिज्म का क्या मतलब है? नाइलिज्म जो है लेटिन वर्ड से निकली थी नाइल से, जिसका मतलब है नथिंगनेस। अब ये जो फिलॉसफी थी वो जो ट्रेडिशनल नोशंस थी, बिलीव्स थी, आइडियोलॉजीज थे, उनको बेसलेस महसूस करती हैं और अनफाउंडेड महसूस करती हैं। और वो ये कहती हैं कि जो इनहेरेंट मीनिंग है वो एग्जिस्टेंस का वो बिल्कुल भी नहीं है। और वो ये कहते थे कि जो एक तरह से वो एक चैलेंज करते थे नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशनल बिलीफ्स को। एट द सेम टाइम जो रेडिकल आइडियाज़ थे, थिंकिंग थी, एग्ज़ामिनेशन थी, उनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरह से वो ट्रेडिशनल नोशन को रिजेक्ट करते हैं और नई आइडियाज़ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब नीचे जो है वो कंपेयर करता है अंडरग्राउंड मैन को अपने सुपरमैन या उबर स्मैश से। अब वो ये कहता है कि ग्राउंड मैन भी जो है उसको भी वो अपनी जो नॉर्मल रूटीन थी उससे निकल के उसे रिप्रेजेंट करता है कि ह्यूमन लाइफ को। यानी कि वो एक तरह से सुपरमैन के तौर पे एक्ट करता है कि वो ट्रेडिशनल नोशंस को रिजेक्ट करता है और न्यू आइडियाज़ जो हैं, न्यू बिलीव्स हैं, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट इज़ स्पाइट। स्पाइट क्या है? अब हमें ये पता चलता है अंडरग्राउंड मैन के कि वो एक्यूट कॉन्शियस है, लेकिन वो स्पाइट भी महसूस कर रहा है। अब क्या कहता है कि वो जो सारी रिएक्शन हैं जो क्योंकि वो जो रैशनलिस्ट फिलोसफर्स हैं उनको वो रिजेक्ट करता है, तो वो कहता है कि इन सारी रैशनलिस्ट फिलोसफीज का सिर्फ ओनली वन रिएक्शन है जो कि स्पाइट है। अब वो कहता है कि वो ऑफेंडेड है लॉज ऑफ नेचर्स के। तो वो ये लिखता है कि जो उसकी कॉन्शियसनेस है उसको एक्शन करने से रोकती है। वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कर सकता है, वो है स्पाइट। अब जोसेफ फ्रैंक ने भी ये लिखा था कि स्पाइट इज़ ओनली अ वैलिड रीज़न फॉर एनी काइंड ऑफ एक्शन, बट इट इज़ द ओनली वन लेफ्ट व्हेन द लॉ ऑफ नेचर मेक्स एनी अदर रिस्पॉन्स इलिजिटिमेट। अब जो अंडरग्राउंड मैन है वो जानता है कि जो मीनिंगलेस और फ्यूटिलिटी है, वो लाइफ की जो फ्यूटिलिटी है और मीनिंगलेस है उसको जानता है, और जिसकी वजह से उसका स्पाइटफुल रिएक्शन है। अब वो ये भी जानता है कि जो वैल्यूज़ हैं जो डिटर्मिनिस्ट वर्ड्स में हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो स्पाइट महसूस करता है। अब अंडरग्राउंड मैन जो है वो उसकी व्हील और प्लेयर इन स्पाइट में वो चैलेंज करता है रैशनलिस्ट प्रेफरेंस थ्योरी को और साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।